ओके स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले निकालोगे क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? विच एवर इज ग्रेटर, नंबर वन एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में कंपेयर करोगे, ज्यादा कौन है। जो ज्यादा होगा वही तुम्हारा क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू को देखोगे, वो दोनों में जो ज्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है ना, तो फिर जो कैलकुलेट नहीं करोगे, जो ज्यादा निकालोगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में, उसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना। जो कम होगा वो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेक्टेड निकाल लोगे और फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लोगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में सबसे पहला अपन को कौन सी चीज का डिडक्शन मिलता है? म्युनिसिपल टैक्स पेड। वो भी पेड किसको करना है? ओनर को करना है। और पेड करेगा तो डिडक्शन मिलेगा, पेड नहीं करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेड बेसिस से मिलता है। दूसरा, हमको घटाने की अथॉरिटी क्या है? अनरियलाइज रेंट। कोई ऐसा किराया जो वसूल नहीं हुआ है तो आपको उसको पूरी तरीके से घटाने की क्या है? अथॉरिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अथॉरिटी है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत है तुम लोगों को? ठीक है। और अगर मान लो, लेकिन उसके रूल है कि उसको सेक्शन 4 के 4 रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा, तभी घटा सकते हो, अदरवाइज घटा नहीं सकते। इसके बाद घटाने के बाद, ये दो चीज घटाने के बाद तुम्हारा क्या निकल आएगा? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में सबसे पहले तुम लोग घटाओगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा आपको घटाने की अथॉरिटी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर लोन लिया हुआ है तो आपको उसको घटाने की क्या है बच्चों? अथॉरिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में। समझ में आ गया? तो चलो आज मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको डिस्कस करता हूं। देखो सुनो, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग क्या देखना है? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर। एक हम लोग बात करेंगे कौन सी ईयर के बारे में? प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। और एक हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखो, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट ऑन लोन जो जस्ट प्रीवियस ईयर का है और आपने पे किया हो या ना किया हो। और एक बात बता दो, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब होता है चाहे आपने वो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया हो या ना दिया हो, आपको घटाने की क्या है? पूरी अथॉरिटी है, आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की बात आती है। अब ये प्रीवियस ईयर डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। अब प्रॉपर्टी कैसी है? अब देखो, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के साथ क्या है? अब प्रीवियस ईयर के साथ क्या है? तो देखो, प्रीवियस ईयर में आपको चेक करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी कैसी है। वो प्रॉपर्टी कैसी है? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन है और देखना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी कैसी है। क्या वो लेट आउट प्रॉपर्टी है? लेट आउट मतलब किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, या फिर डीम लेट आउट है? क्या है? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए पर दी हुई समझी जाए। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि किराए पर दिया हुआ है, या गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से गवर्नमेंट समझ रहा है कि वो प्रॉपर्टी को आपने किस पे दिया हुआ है? किराए पर दिया हुआ है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऐसी प्रॉपर्टी का अगर कोई प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन क्या है? लोन है, तो वो 100% डिडक्टिबल है। 100% क्या है? डिडक्टिबल है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, जितना भी होगा, करोड़ों रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों ना हो, वो आपको घटाने की पूरी पूरी क्या है? अथॉरिटी है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कैसा ऑक्यूपाइड है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप बोलोगे सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो आप सेल्फ खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? खुद रह रहे हो उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, देखो हम लोग प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी आपने किराए में दिया हुआ ऐसी प्रॉपर्टी है, तो मतलब आप किराया खा रहे हो वहां से, तो आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसका पूरा पूरा छूट मिलेगा। लेकिन अगर वो कैसी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैसी प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब उसमें आप किराए पर नहीं दिए हो, क्या कर रहे हो? खुद रहने के लिए क्या कर रहे हो? इस्तेमाल कर रहे हो। खुद रहने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए रूल है। अब कितना मिलेगा आपको? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का 1 साल में डिडक्शन मिलेगा आपको। कितना मिलेगा मालूम है? या तो आपको मिलेगा अप टू ₹30,000। साल भर का कितना मिलेगा? ज्यादा ज्यादा 30,000 तक मिलेगा। या फिर आपको कितना मिलेगा? अप टू ₹2,00,000 तक। कहां तक मिलेगा? 2,00,000 तक। मतलब इंटरेस्ट और लोन आपको छूट मिलेगा जरूर, लेकिन ज्यादा ज्यादा कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, या फिर कितना मिलेगा? 2,00,000 तक। तो बताइए आपको कौन सा पाना है? आपको कौन सा पाना है? जल्दी बताओ। आपको 2,00,000 तक का छूट मारा है,
कि आपको 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम छूट पाना है? बोलो जल्दी। 2 लाख तक का छूट पाना है आपको। तो अगर आपको 2 लाख तक का छूट पाना है तो आपको जो मैं शर्त बता रहा हूं सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। एक भी शर्त इसमें डेविएट नहीं कर सकते, आपको सारी की सारी शर्तें क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त यह है, वादा करो कि जो लोन आपने लिया है, वादा करो जो लोन लिया है आपने, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 1999 और आफ्टर, वादा करिए कि जो आपने लोन लिया हुआ है वो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया हुआ है या उसके बाद लिया हुआ है? उसके पहले नहीं लिया है। कब लिया है? 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया है या उसके बाद लिया है? ओके। दूसरा वादा करो कि जो लोन लिया है, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस ऑफ हाउस, या तो घर को बनवाने के लिए लोन लिया होगा, या तो आपने घर को बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है, या फिर आपने या तो घर को बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है या फिर घर को खरीदने के लिए लोन लिया है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, रेनोवेशन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया। ये वादा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। और तीसरा वादा ये है तुम्हारे लिए, हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड within 4 years, 4 financial year from loan was taken। मतलब जिस साल आपने लोन लिया है उस साल को गिनते हुए आने वाले 4 फाइनेंशियल ईयर में आप घर को मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने कोई लोन, एक भी कोई डेट बताओ, जैसे मान लो आपने कोई लोन लिया, सपोज आपने लोन लिया 1 अक्टूबर 2017 को आपने लोन लिया। आपने 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया? लोन ले लिया आपने 1 अक्टूबर 2017 को। बताइए कौन से सेशन में आपने लोन लिया? जल्दी बताओ, कौन से सेशन में लोन लिया? जल्दी बताओ। 16-17 की 17-18? 17-18 कौन सेशन है बेटा? 17-18। तो आपने लोन लिया हुआ है कौन से? देखो 1 अक्टूबर 2017 को आपने लोन लिया है कि नहीं लिया है? मतलब कौन से सेशन को लोन लिया है? 17-18। तो 17-18, 18-19, 19-20, 19-20 और 20-21, ये 4 साल। आपका मकान इस 4 साल के अंदर बनकर क्या हो जाना चाहिए? इस सेशन में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। 31 मार्च 2021 के पहले तक आपका मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इसके तीनों के तीनों रूल, कोई एक रूल भी नहीं, तीनों के तीनों रूल, तीनों के तीनों कंडीशंस आपको क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आपने तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए तक मिलेगा। नहीं तो अगर आपने तीनों में से कोई एक भी रूल को डेविएट कर गए तो फिर आपको 30,000 तक मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने सब कुछ घर बनाने के लिए लिया था, घर मकान भी बनकर तैयार हो गया 4 साल के अंदर, लेकिन जो लोन लिया था वो आपने 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया था। तो ऐसे केस में क्या होगा? फिर आपको 30,000 तक मिलेगा। पहला शर्त छूट गया ना? या मान लो पहला शर्त तो ओके है, लास्ट वाला शर्त भी ओके, बीच वाला शर्त घर को आपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। रिकंस्ट्रक्शन समझते हो? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है खाली जमीन पे आप घर बना रहे हो, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि घर बना हुआ एक मंजिल और खड़ा कर रहे हो उसके ऊपर, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसलिए लिए थे। मान लो आपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए घर लिया था या लोन लिया था, या फिर रेनोवेशन के लिए आपने लोन लिया हुआ था, तो ऐसे केस में बच्चों फिर क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को? फिर अपने को क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा ये, फिर यही वाला मिलेगा। समझ में आ गया? तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तीनों के तीनों कंडीशन क्या होने चाहिए? अच्छा मैं एक ट्रिक दे रहा हूं तुम लोगों को। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जनरली ये वाला तो नहीं पूछता। अगर ये 2 ठो देखना, अगर ये 2 फुलफिल हो रहा समझ जाओ हो गया। जनरली यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपन लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनरली इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर है, वैसे नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये लोन की कहानी है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? बोलो, है तो बोलो, नहीं है तो बोलो। है? नहीं है? ठीक, ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो जैसे कि समझाया, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन 2 प्रकार का, एक प्रीवियस ईयर वाला जो जस्ट पिछले साल का है, और एक कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला। प्रीवियस ईयर का रूल समझ में आ गया? अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा डिडक्शन मिलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं यहाँ से। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आप खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर ऐसे केस में आपको ज्यादा कितना मिलेगा, 30,000 या फिर 2 लाख तक इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 1 साल के अंदर, बाकी लैप्स हो जाएगा। जैसे 2,30,000 हो रहा है तो 2 लाख तक ही मिलेगा, बाकी लैप्स हो जाएगा। कब 30,000 मिलेगा सर, कब 2 लाख मिलेगा? तो सर अगर आप तीनों कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो कितना मिलेगा, एक भी डेविएट करेगा तो कितना मिलेगा, 30,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन पीरियड, किसी बारी आती है कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना याद रखो कि कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे मिलेगा आपको, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। जब आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा ना, कंप्लीटेड ईयर उस साल से गिनना पड़ेगा। अब जब बनवाऊंगा तब बताऊंगा। अब बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, चलो कंस्ट्रक्शन पीरियड बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग घर बनाने के लिए लोन कब लेते हो? जैसे मान लो खाली जमीन है यहाँ पे, अभी घर नहीं बना है, तो लोन कब लेते हो? जब घर बन जाता तब लेते हो, या खाली जमीन रहता तब लेते हो? जब खाली जमीन रहेगा तभी ना लोन लोगे। तो मान लो आपने घर लोन बनाने के लिए घर बनाने के लिए लोन ले लिया 1 अप्रैल 2017 को, मान लो लोन ले लिया आपने, लोन ले लिया आपने 1 अप्रैल 2017 को। अब मकान बनाना चालू किया, मकान बनाना क्या किया, चालू कर दिया। तो बोलो उसका इंटरेस्ट क्या मकान बनने के बाद आपको पे करना पड़ेगा? भाई इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जिस दिन लोन लिया उस दिन से आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर का एंड आएगा आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे मकान बनते भी रहे। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो देखो जब इनकम टैक्स आता है आप पे टैक्स लगाने के लिए, तो कब टैक्स लगाने के लिए आता है? जब मकान बन रहा होता है तब टैक्स लगाने के लिए आता है, या मकान जब बनकर तैयार हो जाता है और उसको किराए पर आप चढ़ा देते हैं तब आता है इनकम टैक्स मांगने? जल्दी बताओ भाई, इनकम टैक्स जो है वो टैक्स मांगने आपसे कब आता है? जब मकान बन रहा होता है तब आता है टैक्स मांगने, या जब मकान बनकर तैयार हो जाता है और आप उसको किराए पे चढ़ा देते हो और जब उससे इनकम होना चालू हो जाता है तब आता है आपसे टैक्स लेने। हाँ, जब मकान बनकर तैयार हो गया फिर इनकम हो गया, समझ में आ रहा है? फिर वहां पे आप छूट मांगते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा हूँ भैया मैं, मुझे क्या दे दो, छूट दे दो। तो बोलेगा ठीक है ले लो छूट, दे रहा है छूट आपको। लेकिन आप बोलोगे जब मकान बन रहा था तब तो मेरे को कमाई नहीं हो रही थी, जब मकान मेरा बन रहा था तब तो मुझे कमाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब मकान मेरा बन रहा था तब तो कमाई नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट में भर रहा था। मान लो मकान बनने में 3 साल लग गया आपको, तो 3 साल का आप इंटरेस्ट भरे होगे कि नहीं भरे होगे? अब मान लो हर साल का 10,000 इंटरेस्ट होता है, 3 साल का 30,000 इंटरेस्ट हुआ, क्या उस समय उसका छूट मिला था? तो क्या बोलोगे आप, मुझे उसका छूट चाहिए। कब मांगोगे, जब टैक्स दोगे तब मांगोगे। तो जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो छूट था वो तो नहीं मिला था आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो उसका छूट कब मिलेगा, अब मिलेगा। और कब मिलेगा, जब मकान आपका कंप्लीट होगा उसी साल से आने वाले 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लियर होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ रूल नहीं है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हो गया क्लियर सर? ओके चलिए ठीक है, ओके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब देखो, अब अलग अलग कहानी में आपको समझाता हूं, देखिए क्या होता है। अब जैसे देखिए, अब जैसे मैं कंडीशन सिखा रहा हूं, देखो जैसे अब मैं बोलूंगा मकान को कैसे यूज करते हैं आप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी यूजेस एज सेल्फ रेसिडेंस, क्या बोल रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर इसी को अपन बोलते हैं ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, या फिर अपन बोल सकते हैं सेल्फ रेसिडेंट, या बोलेंगे इसको सेल्फ रेसिडेंट। जैसे मकान है, अब मकान आपने किराए पर नहीं दिया है, खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या इससे इनकम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या किराए वगैरह पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, ठीक। तो भाई ऐसे मकान का, जैसे मान लो कोई मकान है और उसका कैसे यूज कर रहे हो आप लोग, खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, खुद के रहने के लिए। तो ऐसे मकान का आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकालना पड़ता, म्यूनिसिपल टैक्स वक्त नहीं घटाते। ऐसे मकान का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया रूल कि ऐसे मकान का जो एनुअल वैल्यू होता है बच्चों, हमेशा क्या होता है, एनुअल वैल्यू क्या होता है ऐसे मकान का, हमेशा नील होता है। क्या होता है एनुअल वैल्यू, याद रखना, नील होता है। अगर कोई मकान आप खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो यानी आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रहा है। तो जब इनकम नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि ऐसे मकान का एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा, ठीक। और आपको केवल एक ही चीज का छूट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने का। अगर आपने इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का हो या प्रीवियस ईयर जो भी रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर का भी क्यों ना हो, दोनों का, प्रीवियस ईयर का भी और कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी, दोनों का, ठीक है, आपको इसका छूट मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रायः ऐसे मकान से क्या आता है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे मकान से लॉस आ जाता है, आपको क्या आ जाता है, लॉस, इतना आपको बेनिफिट मिल जाता है। समझ में आ गया, ठीक। जैसे मकान के जीरो में से कुछ भी घटाओगे तो भाई आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव ना आएगा, यानी लॉस आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डन।
यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है भाई, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी यूजेज एज, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी यूजेज एज सेल्फ, बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी को आपने किराए पर नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए आपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं दिया है, किस पर्पज से दिया हुआ है, बिजनेस में दिया हुआ है या फिर किस पे दिया, खुद के प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करो, खुद के प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे केस में इसकी यहां बात ही नहीं करनी, एकदम मुंह पे क्या लगा लेना, आपको ताला लगा लेना है, इसकी बात यहां नहीं करेंगे। जो भी इसकी बात होगी सब कहां होगी, अंडर, इसमें जो भी रूल एप्लीकेबल होगा, रूल्स एप्लीकेबल, एप्लीकेबल अंडर द पीजीबीपी हेड, अंडर द पीजीबीपी हेड। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन बिजनेस, पीजीबीपी हेड्स, हाँ बता दे रहा हूं मैं, प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो भाई आपने बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसी को बोलते हैं पीजीबीपी। तो इसकी चर्चा वहां होगी क्योंकि आप बिजनेस की बात कर रहे हो ना, तो इसकी जो भी इस हाउस प्रॉपर्टी के खर्चे वर्चे होंगे, जो भी इसका खर्चा वर्चा होगा, सब कहां चर्चा होगा, वहां होगा, यहां नहीं होगा। तो इसको डैश कर देना, यहां पे क्या कर देना, डैश। तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे और वहां लिखे रहेगा कि हाउस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर रहे हो, सेल्फ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कर देना, डैश करके आगे बढ़ जाना। आया बात समझ में कि नहीं आया, पक्की बात है, ठीक बच्चों, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को, डन है कि नहीं, जल्दी बोलो, आगे समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, अगला कंडीशन बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, नंबर 3, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर, वैकेंट when let out house property, let out house property vacant for, vacant का मतलब होता है खाली रहना, क्या रहना, खाली रहना, vacant for some month in previous year। मान लो प्रीवियस ईयर में जो हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दिया है, तो देखो मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी आपके पास, ये हाउस प्रॉपर्टी है, अब इसको आप किराए पर देते हो, तो मान लीजिए 12 महीने पर किराए पे दिए हो, तो मान लो अगर 12 महीने से 10 महीने किराए पर चढ़ा हुआ था और 2 महीने क्या रहा था, खाली रहा था। और सचमुच खाली रहना चाहिए, सचमुच क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, मतलब आपके घर का एक पेटी भी नहीं रहना चाहिए उसमें, आपके घर का एक पेटी भी एकदम खाली, बिल्कुल धूल पड़े रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो खाली पड़ा था मकान, कैसा पड़ा था, खाली पड़ा था। अब सवाल उठता है सर कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और वो लेट आउट प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कैसी प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी, कुछ महीने किराए पर था और कुछ महीने क्या था, खाली पड़ा था। तो ऐसे मकान का जो कैसे निकालोगे, ऐसे मकान का एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ऐसे मकान का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा ना, तो रूल नहीं देखोगे, जो रूल था ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, एक्चुअल रेंट, फिर कंपेयर करते थे एक्सपेक्टेड के साथ, जो ज्यादा होता था उसको लेते थे, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधा हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जितना आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, जितना आपको एक्चुअल में रेंट रिसीव्ड हुआ है, वही तुम्हारी क्या आ जाएगी बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, वही क्या आ जाएगी तुम्हारी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। कोई रूल देखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जैसे 10 महीने का किराया आपको मिला है, जैसे 10 महीना किराए पर था, 2 महीना खाली था, 10 महीना किराए पर था, तो 10 महीने का जो रेंट आपको मिला रहेगा वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मान लो 12 महीने में से 1 महीना किराए पर था, बाकी 11 महीने खाली था, तो 1 महीने का किराया जो मिला रहेगा वही क्या रहेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसी के हिसाब से टैक्स निकाल दोगे, और जो भी खर्चे का छूट मिलेगा पूरा साल भर के हिसाब से मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं कि 1 महीने का ही छूट मिलेगा, पूरा छूट मिलेगा साल भर का। नहीं समझे, एकदम सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। अगर मकान खाली है तो जिस समय खाली था, तो जिस मैंने किराए पर दिया गया था, जो एक्चुअल में रेंट रिसीव मिला है, उसी को क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, ओके। अब आप बोलोगे नंबर 4, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर, vacant for some month in previous year, but house was occupied as self in vacant period, वैकेंट पीरियड। अब देखो मकान क्या था, खाली था, और खाली रहने के दौरान आपने सचमुच खाली नहीं रखा, कुछ समय किराए पर था और कुछ समय मकान क्या था, खाली था। लेकिन खाली रहने के दौरान आप उस मकान को कैसे यूज कर रहे थे पता है, सेल्फ पर्पस से। कैसे यूज कर रहे थे,
मतलब खाली नहीं रहा आपका मकान, खाली के दौरान आपने क्या किया, सेल्फ पर्पस से यूज किया, आप खुद रह रहे थे या अपने घर का सामान रख दिए थे, मतलब मकान खाली नहीं था। तो ऐसे केस में माना जाएगा कि आपने मकान पूरे साल भर किराए पर दे रखा था। क्या माना जाएगा कि मकान आपने क्या देख रखा था, पूरे साल भर किराए पर देकर रखा था, और जैसे रूल के हिसाब से चलते वैसे ही निकालेंगे। जैसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे कैसे हिसाब से चलोगे, एज पर रूल, पूरा रूल के हिसाब से चलोगे। एक्चुअल रेंट रिसीव, जितने महीने का एक्चुअल रेंट रिसीव रहेगा, जैसे मान लो 6 महीने किराए पर था और बाकी 6 महीना आपने खुद रहने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये माना जाएगा पूरे साल भर किराए पे था। तो 6 महीने का जो रेंट मिला रहेगा उसको लिखोगे, फिर साल भर का आप लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लोगे, जैसे निकालते हो कंपेयर करके म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में, और फिर जो आएगा वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, जैसे रूल के हिसाब से निकालते हो वैसे ही चार्ज करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई प्रोपोर्शनली वगैरह नहीं, ठीक है, रूल के हिसाब से चलोगे। ये माना जाएगा पूरे साल भर आपने किराए पर था। जैसे मान लो आपने पूरे साल भर खुद इस्तेमाल किया और 1 महीना भी किराए पर दे दिया ना, तो माना जाएगा पूरे साल भर आपने मकान को कैसे दिया था, किराए पर दिया था। आया बात समझ में कि नहीं आई, आपको मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ, आगे समझ में, ठीक। तो ये बच्चों रूल है आप लोगों का, कोई दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया मकान का, ओके ओके ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन को बना रहे हो आप, जैसे मान लो क्वेश्चन को बना रहे हो और क्वेश्चन को बनाते बनाते, जैसे मान लो आप क्वेश्चन को बना रहे हो, क्वेश्चन को बनाते बनाते आपने देखा कि एनुअल वैल्यू जो है नेगेटिव फॉर्म में आ गया, जीरो आ गया, या फिर क्या आ गया, अच्छा जीरो तो नहीं आया, नेगेटिव फॉर्म में आया, किस में आ गया, नेगेटिव फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, अच्छा जीरो आ गया एनुअल वैल्यू, या तो नील आ गया या फिर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हो सकता है कई बार एनुअल वैल्यू नेगेटिव भी आ जाता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या घटाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। अब मान लो आपका, जैसे सपोज मान लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका आया, मान लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 2 लाख, और म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया तुमने, म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है वो तुमने 2.5 लाख रुपए पे किया है। क्या नहीं हो सकता म्युनिसिपल टैक्स 2.5 लाख, क्यों भाई, क्योंकि पेड बेसिस मिल रहा है। मान लो आप 20 साल से म्युनिसिपल टैक्स पटा ही नहीं थे, ऐसे करते 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 पूरा 2.5 लाख आप 20 साल का एक साथ पे कर रहे हो, तो पूरा 2.5 लाख का छूट मिलेगा एक बार में। तो 2.5 लाख का छूट मिला तो आपका एनुअल वैल्यू क्या हो गया, माइनस में नहीं आ गया, देखो। तो जब माइनस में आता है, दूसरापन क्या घटाते हैं इसमें, जल्दी बताओ, एनुअल वैल्यू के बाद क्या घटाते हैं, जल्दी बताओ, डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं घटा सकते क्योंकि नेगेटिव है। तो कभी भी याद रखना, जब आपका एनुअल वैल्यू कभी नील आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, एनुअल वैल्यू अगर नील आ जाए या नेगेटिव आ जाए, एनुअल वैल्यू नील आ जाए या फिर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो अपन बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा। जो घटाते हो ना आप लोग, स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाने की जरूरत आपको नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है। नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो मैं आपको एक ठो सोच आपको बताता हूँ कैसे बनाना है इसको, चलो समझो। अब देखो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये मिस्टर एक्स है और इसकी 4 प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है। एक मकान इसका दिल्ली में है, एक मकान इसका मुंबई में है, एक मकान इसका रायपुर में है, एक मकान इसका बिलासपुर में है, ठीक, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, मिस्टर जो दिल्ली में मकान है इसको इसने किराए पर दे रखा है, इसने साल भर क्या दे रखा है, किराए पर दे रखा है। ये वाला जो मकान है इसको सेल्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है, किसके लिए इस्तेमाल करता है, खुद के, मुंबई वाला को अपने खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक। रायपुर वाले के साथ क्या था, किराए पर दिया तो था लेकिन ये 4 महीने खाली रहा, 4 महीने मकान क्या रहा, खाली रहा, ठीक है। और ये वाले मकान को वो खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करता है, सेल्फ रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है, सेल्फ रेसिडेंस के तौर पे। तो 4 प्रॉपर्टी का टैक्स वैक्स निकालोगे आप लोग, इनकम निकालोगे, तो बोलो पहली प्रॉपर्टी का कैसे निकालोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या रूल रहेगा। सर पहली प्रॉपर्टी के लिए हम पूरा रूल के हिसाब से चलेंगे, सर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स अगर होगा तो उसको घटाएंगे इस मकान का, अगर उसका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा तो उसको भी घटाएंगे, और इंटरेस्ट और लोन को भी क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर इस मकान को बनाने के लिए कोई लोन लिया गया होगा तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक, ओके। इस मकान को कैसे बनाओगे, सेल्फ बिजनेस के लिए है, सर इसको डैश ही कर देंगे, सर इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये डैश हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, वाले मकान के साथ क्या करोगे, रायपुर वाले मकान के साथ,
रूल के हिसाब से चलेंगे सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रूल था सर? खाली था, तो जितने महीने किराए पर रहा होगा, 4 महीने खाली था मतलब 8 महीने किराए पर रहा होगा, तो एक्चुअल रेंट रिसीव जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, और हम उसको रूल के हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है सर, ओके। और इस मकान के साथ क्या करेंगे सर? सेल्फ रेसिडेंस यूज कर रहे हैं सर, तो ऐसे मकान का सर एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा सर, और उसमें हम लोग खाली इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मकान को बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया गया होगा तो उसको हम घटा देंगे सर, और हमारा आंसर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। चारों मकान की कहानी अलग अलग करोगे कि नहीं करोगे? कोई दिक्कत है? अब मान लो ये चारों गुण एक ही मकान में हो, तो ये चारों गुण एक ही मकान में हो तो, जैसे मान लो अब एक मिस रिया नाम की एक महिला है, एक लड़की है रिया नाम की। अब उसके पास एक मकान है, एक बहुत बड़ा मकान है, बहुत 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 बड़ा मकान है उसके पास। अब इस मकान को कैसे यूज कर रही है वो? इस मकान का 25% पोर्शन उसने किराए पर दे रखा है, 25% पोर्शन उसने बिजनेस के लिए कर रही है अपने खुद के, 25% पोर्शन किराए पर दिया गया है, बट वो कुछ महीने किराए पर था, कुछ महीने क्या था? खाली था, और 25% पोर्शन में खुद रहती है। अब कैसे बनाओगे इसको? अब कैसे बनाओगे भैया? सारे गुण एक ही मकान में। तो ऐसे चीज में क्या करोगे? सब मकान को अलग अलग मकान की तरह ट्रीट करोगे, अलग अलग जो पार्ट है ना पोर्शन, उसको अलग अलग ट्रीट करोगे। जो 25% है उसको 25% के हिसाब से, रूल के हिसाब चलोगे, मतलब जो भी उसका खर्चा वर्चा होगा ना 25%, जैसे मान लो पूरे मकान का खर्चा, जैसे पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 रुपया है, कितना है? 20,000। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल टैक्स घटाओगे 25% पोर्शन में, तो 25% मतलब 20,000 का 25% 5,000 ही घटाओगे। कितना घटाओगे? इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे मकान का अगर मान लो 1,00,000 रुपया है, तो इस इतने पोर्शन का कितना हुआ? 25,000, तो 25,000 घटाओगे ऐसे करके। सेम वैसे ही इधर 25% का अलग, मतलब मकान एक है बट उसको ट्रीट कैसे करोगे आप? अलग अलग मकान की तरह ट्रीट करोगे, अलग अलग रूल लगाओगे, और उतने पोर्शन का खर्चा क्या कर दोगे? घटा दोगे। क्योंकि भाई हमारे देश में इतना कोई धंधा सेट तो है नहीं भाई किसी के पास 4-4 मकान हो, मुश्किल एक मकान हो जाए वही बहुत बड़ी बात है फिलहाल तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, है कि नहीं? है ना? तो हम सारे गुण इसी मकान में तो इसी प्रकार ट्रीट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके और नॉट? अच्छे समझ में आ गया? सारा रूल बता दिया कि नहीं बता दिया? अभी कोई दुख तकलीफ है तो बोल दो। कोई दुख तकलीफ नहीं है? अब बना के दिखाओ क्वेश्चन तुम लोग को। चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ तुम लोग को, तो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, सारी दुविधाएं क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। चलो एक सिंपल से क्वेश्चन देखता हूँ, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन कल से करेंगे अपन लोग, ठीक है? चलो देखो, कल कौन कौन से किए थे? कहाँ गया यार तुम लोग? हाउस प्रॉपर्टी वाला ये लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है ये होना चाहिए पहला पहला क्वेश्चन ना, ये वाला पहला था शायद तक, पर देखता हूँ ये पहला था क्या? हाँ पहला वाला बोल रहे थे ना तुम लोग, नहीं बना बोल रहे हो? चलो पहले ही बनवा देता हूँ तुम लोग को। देखो ये मकान तो मिस्टर ऑनर ऑफ द हाउस, म्यूनसिपल वैल्यू 75,000, फेयर रेंट इतना है, 30 अप्रैल, द बिल्डिंग कॉम्प्राइज मिस्टर ए। ये तो सिंपल है यार। अच्छा 2 यूनिट में बोल रहा है कि एक्स हैव देयर यूनिट्स रेसिडेंशियल पर मिस्टर जेड बिजनेस। ओके ठीक है, चलो ओके बता देते हैं, ठीक है ओके। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, समझो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ए इज द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर ए हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, म्यूनसिपल वैल्यूशन कितना है? 75,000 है। कितना है म्यूनसिपल वैल्यूशन? चलो क्वेश्चन को डिकोड किया करो, कभी भी जो जरूरत है उसको लिया करो, बाकी फालतू बातें अलग करो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, देखो बोल रहा है कि मिस्टर एक हाउस प्रॉपर्टी के मालिक है, म्यूनसिपल वैल्यू कितना है इस मकान का? पूरे मकान का 75,000 है, समझना। फेयर रेंट कितना है पूरे मकान का? 80,000 है, ठीक है 80,000 पूरा फेयर रेंट है, ओके। और क्या दिया पढ़ो इसमें, नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2020। बोल रहा है कि जो मकान बनना चालू हुआ कब चालू हुआ, स्टार्ट कब हुआ? 1 जनवरी 2020 को मकान बनना चालू हुआ, एंड कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2021। और मकान बनकर तैयार कब हुआ? कंप्लीटेड ईयर क्या है? अब देखो कंप्लीटेड ईयर में आपको डेट से मतलब नहीं है, आपको सेशन से मतलब है। किससे मतलब रहेगा हमेशा? देखो डेट दिया रहेगा, डेट को इग्नोर करना। देखो बोला ना कि मकान कब बनकर तैयार हो गया, 30 अप्रैल 2021 को बनकर तैयार हो गया, तो आपको कौन से डेट को तैयार हुआ उससे मतलब नहीं, सेशन क्या था बताओ? अप्रैल 2021 बोल रहा है, कौन सेशन था जल्दी बोलो? वेरी गुड, 21-22, यानी आपका मकान बनकर तैयार हुआ 21-22 में। फिर कहता है द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट्स। बोल रहा है कि बिल्डिंग 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। क्या है? 3 यूनिट में डिवाइडेड है। जो पूरा बिल्डिंग है ना 3 यूनिट में डिवाइडेड है, 1 2 3, 3 मकान में क्या है? डिवाइडेड है। 3 यूनिट में क्या है? डिवाइडेड है। और बोल रहा है कि इसको तीनों को बोल रहा है इज लेट आउट टू मिस्टर एक्स वाई एंड जेड। तीनों मकान एक्स को दे दिया है, वाई को दे दिया है, जेड को, यानी पूरा मकान किराए पर दिया हुआ है। पूरा मकान क्या दिया हुआ है? किराए पर दिया हुआ है। और बोलता है और एनुअल रेंट ऑफ 30,000 पर यूनिट, और हर यूनिट से कितना रुपए ले रहा है? 30,000 रुपए, इससे भी 30,000 रुपए ले रहा है, इससे भी 30,000 रुपए ले रहा है, इससे भी 30,000 ले रहा है, यानी पूरी प्रॉपर्टीज कितना मिल रहा है उसको? 90,000।
एक्चुअल रेंट रिसीव 90,000। अब ए पेड, ए मतलब मिस्टर ए, देखो मालिक है मिस्टर ए, म्यूनिसिपल टैक्स 12,000 फॉर एंटायर बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेड किया इसने? पूरी बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेड किया बोल रहा है, जल्दी बोलो। 12,000 पेड किया है, ठीक है, ओके। और कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस ऑफ मिस्टर ए, एक्स एंड वाई हैज टेकन देयर यूनिट्स और रेसिडेंशियल पर्पस, मिस्टर जेड बिजनेस। बोल रहा है कि एक्स और वाई रहने के लिए इस्तेमाल करते बिल्डिंग और मिस्टर जेड बिजनेस करता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ए करता तो दिक्कत है ना भाई, किराए पर तो दिया है ना भाई, फाइनली किराए पर तो दिया है ना। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो दोनों रेसिडेंशियल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको सेल्फ फिल करके एनुअल वैल्यू नील कर देते हैं। अरे भैया मालिक की बात हो रही है, किराए पर दिया है ना एक्स और वाई को, एक्स और वाई कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, किराए पर तो दिया है ना, उसको लेट आउट बोलेंगे। अगर वो खुद इस्तेमाल करे बिजनेस के लिए, खुद इस्तेमाल करे रहने के लिए, तो रूल लगेगा वाला। कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है एक्स और वाई रेसिडेंशियल, तो भैया एक्स और वाई कौन है, देखो ना मकान के मालिक है का, वो तो किराएदार है ना, किराएदार कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, समझ में आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अगर मकान की बात करें 3 यूनिट थी, 3 यूनिट में कोई अलग अलग गुण है क्या, कि ये मकान खुद यूज कर रहा है, या ये मकान बिजनेस के लिए कर रहा है, या ये मकान खाली, ऐसा कोई अलग अलग गुण है क्या? सारे किराए पर है, सारे से रेंट क्या हो रहा है, आ रहा है, कोई खाली नहीं है, तो इकट्ठे मान के चलो। क्या मान के चलो? इकट्ठे। तो चलो सीधा बनाते हैं, ऐसे मकान का सीधा अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। शॉर्ट में बनाऊं, सीधा मकान का क्या निकालेंगे, ऊपर हेडिंग वेडिंग लिख लेना, सीधा मकान का निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखो बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, तो बोलो एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है इसका, जल्दी बताओ। 30,000, एक यूनिट का 30,000, 3 यूनिट का कितना, 90,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा साल भर का। म्यूनिसिपल, देखो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट कितना है, जल्दी बताओ। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में ज्यादा कौन है, 80,000, तो 80,000, तो ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया तुम्हारा, 80,000 आ गया, दोनों में ज्यादा कौन है, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया, 90,000, ये आ गया, समझ गए। अब माइनस करना म्यूनिसिपल टैक्स, क्या माइनस करना, म्यूनिसिपल टैक्स पेड। बोलो इसने पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया, तो 12,000 घटा दो, बोलो कितना आया, 78,000। दिस इज योर एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? अब कोई समस्या है तो बोलो, जो बोला था निकाल दिए। लेस कर दो, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट है, 30% घटाते ना, देखो एनुअल वैल्यू पॉजिटिव आया, घटाओ इसका 30%, ठीक है, 23,400 निकालो, 23,400, 23,400। अब घटा दो इसको 23,400 को, 54,600 आ गया तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसा लगा? देखो सारे रूल्स बता दिए, रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, जितना बोला उतना कर ले, मैं पूरा बना दिया, जितना बोला उतना कर लो, ठीक है। कोई दुख तकलीफ है तो बोल दो, नहीं है पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कल से अपन सीधा बड़े क्वेश्चन करेंगे, रूल खत्म हो गया, कोई रूल नहीं है। अब सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न बनाऊंगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखना, चुटकियों में सॉल्व होगा, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा बट रहेगा कोई दम नहीं उसमें। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। थैंक यू बच्चों।